संसद के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। पहला है भाषा कौशल। भाषा कौशल में भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भाव अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है भाषा। विचाराभिव्यक्ति साधनम अस्ति। विचार को अभिव्यक्त करने का साधन भी भाषा है। भावों को अभिव्यक्त करने का भी साधन भाषा है। संस्कृत भाषा है शिक्षण विकास है भवती कौशले। कौशल से संस्कृत भाषा के शिक्षण का विकास होता है। कतिविधियेषु कौशलेषु नैपुण्य साधनम भाषाया सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति। चतुर्विदेशु 4 विधियां हैं यहाँ से निपुण संस्कृत के सांकेतिक भाषा प्रयोजन में निपुणता के लिए। भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि भवति। भाषा शिक्षण के 4 कौशल है यहाँ से। चतुर्विध भाषा कौशलाना क्रम अस्ति। चारों कौशलों का यहाँ से क्रम क्या होगा संस्कृत में? यहाँ से हमारे पास श्रवण भाषण पठन लेखन। श्रवण भाषण पठन लेखन यह इनका क्रम होगा। भाषा कौशलस्य विकास है कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास कहा जाता है उच्चारण को, उच्चारणेन। ध्वनिन सम्यक् श्रुत्वा पुनः स्पष्ट व्यक्तम इति कस्य कौशलस्य उपाये श्रवण कौशलस्य। ध्वनि सम्यक् श्रुत्वा पुनः स्पष्ट व्यक्तम, पहले सुनना फिर उसे बोलना, यह श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। भाषा पठनम लेखनानि कस्य कौशलस्य आधारेण सन्ति श्रवणस्य। भाषा पठन लेखन में कौन से कौशल पर आधारित है? श्रवण कौशल पर। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य सर्वप्रथम भाषा कौशलस्य विद्यते। पहला भाषा कौशल है यहाँ से श्रवण, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है श्रवण भाषण पठन लेखन। श्रवण भाषण पठन लेखन यह कौशल था, तो श्रवण भाषण पठन कौशल पहला है श्रवण। मनोरंजनाय उच्च अनुवाचनाय श्रुत्वा पुनः कथनाय शब्द साधुचारणाय च कस्य कौशलावश्यकता भवेत श्रवण कौशलस्य। मतलब पहले मनोरंजन अनुवाचन सुनकर पुनः उन्हीं कथनों को कहना श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनमस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है गुरुमुखम। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन गुरुमुखम है। गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुखम यह साधन है श्रवण कौशल का। चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। चतुर्विध भाषा कौशल का द्वितीय कौशल है। हमने यहाँ से श्रवण भाषण पढ़ा है, तो सेकंड कौशल होगा भाषण। श्रवण भाषण पठन लेखन। और श्रवण कौशल में हमने इतना पढ़ा है। श्रवण कौशल में एक तो हमारे पास प्रमुख साधन क्या है? पहले तो यह क्रम है श्रवण भाषण पठन लेखन। श्रवण भाषण पठन लेखन यह है यहाँ से 4 कौशल। 4 कौशल होते हैं संस्कृत भाषा सीखने के। श्रवण भाषण पठन कौशल, उसमें भी यहाँ से श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है गुरुमुखम। और यहाँ से 2 लाइनें याद रखनी है। नेक्स्ट है छात्राणाम द्वितीय लक्षिणा अधिगम विशेष्य किम नाम कौशलम अस्ति। श्रवण भाषण था, तो संभाषण आएगा द्वितीय कौशल। वाग रूप भाव प्रकटम इत्युक्ते साधना किम इत्युक्ते किम, मतलब वाग रूप से भाव को प्रकट करना भाषण कहलाता है। कथन कौशल मुख्यतः कस्य अधिकम महत्वम अस्ति। कथन कौशल में शुद्धोच्चारण का अधिक महत्व है। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति सर्वे, यानी संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति में कविता पाठ, चर्चा, परिचर्या और कथा वाचन सबका यहाँ से महत्व है। छात्रा सर्वण प्रेक्षण पठनेन अधिकं ज्ञान समुपार्जितम् इति परामर्श विद्यते। छात्रा श्रवण्यापेक्षण पठनेन अधिकम ज्ञान समुपार्जनीय इति परामर्श विद्यते। पठन कौशल मतलब पढ़कर अगर वो ज्ञान उपार्जित कर रही है, उसमें यहाँ से पठन कौशल आएगा। भाषा या विचारा अभिव्यक्ति भवती। भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। भाषणेन लेखनेन, भाषण में और लिखने से भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। विचारा अभिव्यक्ति का अभ्य कौशला क्रियते भाषणेन लेखनान अभ्य, मतलब भाषण कौशल विचारों की अभिव्यक्ति का कौशल होगा भाषण और लेखन। संस्कृत चतुर्विद्य भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। तीसरा कौशल हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से हमारे पास भाषण पहला था, यहाँ से हमारे पास श्रवण, फिर है भाषण, फिर आएगा लेखन पठन, फिर आएगा हमारे पास यहाँ से पठन कौशल, फिर आएगा लेखन। श्रवण भाषण पठन लेखन। तीसरा कौशल है पठन। पठन कौशले भवती सस्वर वाचन मौन वाचन। पठन कौशल में सस्वर वाचन भी हो सकता है, मौन वाचन भी हो सकता है। सस्वर वाचन आवश्यकम अस्ति शुद्ध उच्चारणम अर्थम, मतलब सस्वर वाचन आवश्यक होगा शुद्ध उच्चारण के साथ। वर्ण सामान्य पद्धति कस्य विद्ये अपरम नाम विद्यते। वर्ण सामान्य पद्धति में हमारे पास अक्षर विद्ये अपरम नाम विद्यते। नेक्स्ट है यहाँ से, और एक हमने इसमें पढ़ा था श्रवण कौशल में हमारे पास श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है गुरुमुखम। वर्णमाला विद्ये संस्कृत शिक्षण विद्ये वाक्य शिक्षण विद्ये इति त्रयो विधय सन्ति। ये सारी विद्याएं वर्णमाला कौशल शब्द शिक्षण कौशल और वाक्य शिक्षण कौशल यह वाचन शिक्षण के कौशल है। वाचन वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति सस्वर यंत्रम। वर्णोच्चारण सीखने के लिए हमारे पास स्वर यंत्र प्रशिक्षण के लिए होगा। वर्णानाम
रेखात्मक संकेते लिपिरूपेण निबन्ध भाषाया कीदृशरूपं भवति लिखितरूपम्। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अंतिम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल होगा पठनम। यहाँ से लेखनम, सॉरी, पठनम तृतीय है। पहला श्रवण, फिर भाषण, फिर पठन, फिर लेखन, तो अंतिम कौशल लेखन होगा। यहाँ से लेखन कया अधिकम अत्यधिक महत्व वर्तते। लेखन में अत्यधिक महत्व होगा विद्यालय का। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। संस्कृत शिक्षणस्य सामान्य सिद्धांत नास्ति। संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत लिंग भेद नहीं है। बाकी अभ्यास सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण का अभ्यास सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत। अभ्यास सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत व रुचि सिद्धांत। श्याम फलकस्याधिक अधिकाधिक उपयोग निमित्त परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग है हमारे पास यहाँ से रुचि सिद्धांत में। अभ्यास सिद्धांत था एक, तो अभ्यास सिद्धांत, क्रिया सिद्धांत, रुचि सिद्धांत। रुचि सिद्धांत के अंतर्गत श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ से रुचि सिद्धांतस्य यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत् शिक्षस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथयति। मतलब यह कथन किसका कहा हुआ है? द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके केन लिखितम्। यह पुस्तक किसने लिखी है? या फिर यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिन तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति। यह पिट्सन महोदय का कथन है। शिक्षण संस्कृत शिक्षणेषु प्रति छात्रेषु रुच्या पादार्थम शिक्षणेन करणीयम विविध साहित्यिक गतिविधि योजनम। संस्कृत शिक्षण में प्रति छात्रेषु रुचि उत्पादन करने में शिक्षण में क्या करना चाहिए? विविध साहित्यिक गतिविधि योजना करनी चाहिए। संस्कृत शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिको सिद्धांत अस्ति। संस्कृत शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत रुचि सिद्धांत। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत्? मौखिक कार्यस्य। भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथनं प्रारंभा भवति कर्णाभ्य जिह्वा च। कर्णाभ्य श्रवण मुखेन च भाषणम उपावपि आधारोस्त। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मौखिक कार्यस्य प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवेत्? प्रारंभिक स्तरे। कै शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकासे तीव्र गति माध्यधाति सक्रियतानां सिद्धांत। कै सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नाम्ना ज्ञाते। अभ्यास सिद्धान्तस्य। रुचि नैरत्यम वैराग्यम इत्यत्र त्रय बिन्दव कस्मिन् सिद्धान्ते प्रयुज्यते? क्रियाशीलता अभ्यासस्य च सिद्धान्ते। गद्यखण्डानां पद्यानां च शुद्धोच्चारण वाचनस्य कार्ये कस्मिन् सिद्धान्ते भवति? यह होगा हमारे पास यहाँ से अभ्यास सिद्धांत। कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणां कृते कै सिद्धांत समुपयुक्त व्यक्तिक भिन्नतया सिद्धांत। कुशाग्र सामान्य मंदबुद्धि छात्रों के लिए व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत यूज होगा। गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्ध उच्चारण के लिए वाचन में हमारे पास यहाँ से अभ्यास सिद्धांत यूज होगा। और रुचि नैत्य वैराग्य इन तीनों में हमारे पास यहाँ से क्रियाशीलता अभ्यास सिद्धांत यूज होगा। और क्रियाशीलता सिद्धांत का नाम अभ्यास सिद्धांत भी है हमारे पास। और सक्रिय सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत का मानसिक विकास तीव्र गति का सिद्धांत है हमारे पास। मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन् प्रारंभिक स्तर। मौखिक कार्य की प्रधानता प्रारंभिक स्तर में होती है। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथम मौखिक कार्य तत् लिखित कार्य च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षा सिद्धांत के अनुपात क्रमस्य सिद्धांत। मतलब पहले यहाँ से मौखिक कार्य होगा संस्कृत भाषा में, फिर लिखित कार्य होगा। तो मौखिक से लिखित की ओर यह अनुपात क्रम के सिद्धांत में आएगा। अनुपात क्रमस्य नियम च नियम इति किम शिक्षण सिद्धांत। अनुपात क्रमस्य यहाँ से शिक्षण सिद्धांत का नियम नाम है। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अनुपात क्रमस्य च सिद्धांतो अनुसारेण प्रारंभिक स्तरे प्रधानता किम। सबसे पहले मौखिक कार्य होगा, फिर लिखित कार्य होगा। संभाषण शिविराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षणस्य के सिद्धांत क्रियते एकता सहभागिता सिद्धांत। संभाषण शिविर आयोजन में संस्कृत शिक्षा में यहाँ से कौन सा सिद्धांत? एकता सहभागिता शिविर का आयोजन होता है। संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासस्यात् बहुमुखम। संस्कृत शिक्षण के प्रयास का होगा बहुमुख। शिक्षण सूत्र स्थूलात् सूक्ष्म प्रति इति किमुच्यते। स्थूलात् सूक्ष्म प्रति, स्थूलात् सूक्ष्म प्रति में आएगा यह स्थूलात् सूक्ष्म प्रति। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र विद्यते। शिक्षण सूत्र होता है सरल कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर होता है। शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्ष उदाहरणानि प्रस्युतः नियम प्रतिगमन इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य विशेषता। आगमनात् निगमनात् प्रति। शिक्षण सूत्र में छात्रों के समक्ष उदाहरण देकर उदाहरण प्रस्तुत करके नियम को समझाया जाता है। यह आगमन से निगमन की ओर का सूत्र है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ से
व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिक उपयुक्तम अस्ति। व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त आगमनात् निगमनात् प्रति। संस्कृत शिक्षणस्य व्याकरण कथा शिक्षणस्य कृते की सूत्र महत्वपूर्ण वर्तते। पूर्णदश प्रति होगा, यहाँ से पूर्णदश सूत्र होगा। शिक्षण संस्कृत शिक्षण में व्याकरण कथा शिक्षण में हमारे पास पूर्णादश प्रति सूत्र महत्वपूर्ण है। पूर्व ज्ञानम परम नवीन ज्ञानम प्रदे इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य की सूत्रम ज्ञान ज्ञातम प्रति। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर के लिए हमारे पास जो शिक्षण सूत्र का सिद्धांत और ज्ञान ज्ञात प्रति है। शिक्षण भवेत, शिक्षण होता है यहाँ से सरल से कठिन की ओर। भाषा शिक्षणस्य विधि। शिक्षण शब्दे मूल धातु रहते। शिक्षण शब्द की मूल धातु है शिक्ष। शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य की भवेत। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ से शुद्ध उच्चारण। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है यहाँ से श्लेषणात्मक भाषा। संस्कृत एक श्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत भाषा कस्य परिवारस्य भाषा विद्यते। संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है यहाँ से सर्वाणी, मतलब यहाँ से भाषा भारतीय संस्कृति का ज्ञान होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और शुद्ध उच्चारण आता है यहाँ से। संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ से सारे हैं, मतलब जिसके लिए बोधात्मक, रचनात्मक व ज्ञानात्मक, ये सारे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीनता पद्धति विद्यते। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है पाठशाला पद्धति। अधोलिखित विधियेषु परंपरागत विधि अस्ति। इन विधियों में परंपरागत विधि है पाठशाला विधि। भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नितरामुपयुक्ता भवति। भारत में संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयुक्त विधि है यहाँ से परंपरागत पद्धति। कस्य पद्धतो शिक्षण सर्वमौखिक आसीत। परंपरागत पद्धतों, कौन सी पद्धति से शिक्षण मौखिक होता है, यहाँ से परंपरागत पद्धति से। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति सर्वे। मतलब संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति की मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृत का परिचय, स्वाध्याय प्रति छात्रा अभियुत्पादन, मतलब स्वाध्याय सारे छात्रों में होना चाहिए और शुद्धोच्चारण सामर्थ्य प्रदान, शुद्धोच्चारण का सामर्थ्य प्रदान किया जाए। प्राचीन विधिना शिक्षा आरंभ कस्मात् परम भवति। इसमें प्राचीन विधि से शिक्षा आरंभ करते समय कस्मात् परम भवति से उपनयन संस्कार। प्रारंभ में शिक्षा जब प्रारंभ की जाती थी उपनयन संस्कार के बाद प्रारंभ की जाती थी। पाठशाला विधिरेनुसार शिक्षा आरंभ कस्मात् संस्कारात् परम भवति। उपनयन संस्कारम बालकस्य शिक्षा आरंभ उपनयन संस्कार परम केन प्राचीनतेम विधिना गुरुणा प्रारंभते। पाठशाला विधिना प्राचीन पाठशालो विद्यो कोयम विधि सन्निहितम नास्ति प्रत्यक्ष विधि। मतलब प्राचीन पाठशाला में कौन सी विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है, बाकी परायण विधि है, सूत्र विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। संस्कृत भाषा के शिक्षण को 3 विधियों में बांटा गया है, प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीन विधि या शिक्षण के उपागम। प्राचीन विधि में संस्कृत की प्राचीन विधियों में 2 विधियां प्रमुख है, पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि, इसे भंडारकर विधि भी कहेंगे। प्राचीन विधि का अन्य नाम है गुरुकुल पद्धति, परंपरागत विधि या पंडित प्रणाली। संपूर्ण शिक्षण कार्य मौखिक रूप से होता है। उपनयन संस्कार से शिक्षा का आरंभ होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। 12 वर्षों में तक वेदों का अध्यापन कराया जाता था। ब्रह्मचार्य पर आधारित शिक्षा थी। गुरु व शिक्षक के मध्य पिता व पुत्र के जैसा संबंध था। श्रवण व भाषण कौशल का विकास होता था, परंतु पठन व लेखन कौशल की उपेक्षा की जाती थी। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता था। प्राथमिक स्तरे कोयम समुपयुक्तम प्राथमिक स्तर में कथा विधि उपयुक्त होती है। कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवण में अनावश्यक है हमारे पास यहाँ से कथा श्रवण में पुस्तक का प्रयोग अनावश्यक है। बाकी कथा श्रवण कथा की मुख्य विशेषता सरल भाषा उपयुक्त होती है। इसमें बालकेषु कल्पना शक्ति विकास भवति। बालक की कल्पना शक्ति का विकास कथा कथन विधि से होता है। यहाँ से यह विधि विषय वस्तु को रुचिकर बनाने में तथा उसे सरल रूप में प्रस्तुत करने में होती है। उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की कथाएं सुनाकर विषय वस्तु को सरल प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में शिक्षण कराने हेतु छात्र विषय वस्तु की सरलता को समझ सके, कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। बालकों को कथा की विशेषता नैतिक शिक्षा से अवगत कराया जाता है। छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकास भवति। भाव प्रकाशन सिद्धांत का वाद विवाद से विकास होता है। कस्मिन् विधियो छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकास भवति तथा छात्रेषु स्वाध्याय प्रवृत्ति आयति।
ये होती है वाद विवाद प्रवृत्ति से। छात्रों में भाव प्रकाश शक्ति का विकास होता है। वाद विवाद विधि से कस्मिन् छात्र भाव प्रकाश शक्तिषु भवति छात्रेषु स्वाध्याय प्रवृत्ति आयति। स्वाध्याय की प्रवृत्ति वाद विवाद विधि से आती है। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। बिना पूर्व तैयारी के तत्स्तरीय भाषण, व्याख्या तथा विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति वाद विवाद की प्रकृति होती है। शास्त्रार्थ तथा संवाद करना इसी विधि के कारण है। इस विधि के अंतर्गत जिस विषय वस्तु का शिक्षण कराना होता है उस विषय वस्तु की बिना किसी तैयारी के पूर्व तर्क वितर्क किया जाता है। भाव प्रकट करने की शक्ति बढ़ाती है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। क्लिष्ट शब्दानाम, आशानाम, नूतन विचाराणाम, सुभाषित वाक्यानाम, मुख्य भावनाश्च स्पष्टीकरण्याय के विधि श्रेयस्करो भवति। इसमें व्याख्यान विधि आएगी हमारे पास। क्लिष्ट शब्दों में, आशयों में, नूतन नई विचारों में, सुभाषित वाक्यों में, मुख्य भावनाओं के स्पष्टीकरण में हमारे पास व्याख्या विधि उपयुक्त होती है। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना इति कस्मै विधि प्रयुक्तम। इसमें कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? व्याख्यान विधि। संस्कृत ध्यायापनाय भंडारकरम अनुसारे का पद्धति उपकारिका भवत। व्याकरण अनुवाद पद्धति। व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तकम का व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य भंडारकर विधरे परम नाम किमस्ति? व्याकरण अनुवाद अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि के उच्यते भंडारकर विधि। संस्कृत भाषा के अनुवाद विधि का नाम है भंडारकर विधि। अनुवाद विधि इति नामना के विधि अनुवाद विधि का नाम है भंडारकर विधि। संस्कृत भाषा शिक्षणाय सर्वोत्तम विधि की निर्बाध विधि। संस्कृत भाषा के शिक्षण में सर्वोत्तम विधि है निर्बाध विधि। प्रोफेसर वी वोकिल महोदय संस्कृत शिक्षणस्य कस्य विद्या प्रयोगम प्रत्यक्ष विधि। वी वोकल महोदय ने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। संस्कृत भाषाया श्रवण संभाषण च केन विधिना भवतः प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत भाषा के श्रवण संभाषण में हमारे पास प्रत्यक्ष विधि का उपयोग होता है। व्यवहार कौशलस्य इति गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधि भवति। व्यवहार कौशल में हमारे पास यहाँ से प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग होता है। या भाषा अध्यापनीया सा तस्या माध्यमेन बोधनीया भवति। अत्र क्या भाषा शिक्षणस्य प्रयुक्त भवति। यहाँ प्रत्यक्ष विधि का उपयोग होता है। मतलब यह भाषा अध्यापनीया तस्या माध्यमेन बोधनीया भवति। यहाँ भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का उपयोग होता है। भाषा शिक्षणस्य कोयम विधि मात्र विधि इति नामना ज्ञायते। मतलब संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि को मात्र विधि के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इसका निर्बाध विधि, सुगम विधि या मात्र विधि भी कहते हैं। प्रोफेसर वी पी वोकिल भारत के थे, इन्होंने किया और इसके विरोधी थे श्री राम आप्टे। सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में किया। वोकिल महोदय के अनुसार अल्फिनस्टोन हाई स्कूल बंबई में संस्कृत शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रयोग 1951 में किया। वोकिल की पुस्तक है न्यू अप्रोच टू संस्कृत। शिक्षण का माध्यम वही भाषा जिसका शिक्षण कराया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित या निषिद्ध। शिक्षण कार्य में संपूर्ण क्रिया वार्तालाप व प्रश्नों से होती है। मुख्य कार्य पर अधिक बल रहता है। शब्द व उसके अर्थ में सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। व्याख्या व कठिन निवारण हेतु स्थूल वस्तु प्रदर्शन, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, अभिनय, पर्याय शब्द व पारिभाषिक शब्दों का उपयोग। भाषा शिक्षण हेतु सर्वोत्तम विधि है यह, और संस्कृत शिक्षण के लिए सरलतम विधि है। शुद्धोच्चारण के लिए प्रेरित करती है। गुण है इसके संस्कृत शिक्षण की सरलतम विधि है, शुद्धोच्चारण के लिए प्रेरित करती है। भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। सब स्वतंत्र रूप से संस्कृत के विचार प्रकट करने की योग्यता का विकास होता है छात्रों में। इस विधि से छात्र शिक्षण में योग्यता व रुचि का ध्यान में रखा जाता है। छात्र व्यवहार में कुशल होते हैं। श्रवण एवं भाषण कौशल विकसित होते हैं। केवल बुद्धिमान छात्रों के लिए उपयोगी है। दोष है इसके अध्यापकों व छात्रों के लिए कठिन होती है, क्योंकि संस्कृत भाषा लोक व्यवहार की भाषा नहीं है। सभी विषयों को पढ़ाने हेतु उसका प्रयोग नहीं होता। संस्कृत शिक्षण की गति मंद कर देती है। शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धते उद्यम अस्ति। पाठ्यपुस्तक पद्धति के आधार पर शिक्षण सौलभ्य संपादन किया जाता है। शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति। शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है पाठ्यपुस्तक। शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक है। कोयम विधि पूर्वादशम प्रति इत्यस्य सूत्रयानुकरण करोति। पूर्वादशम प्रति इस सूत्र का अनुकरण किया जाता है विश्लेषणात्मक विधि में। कस्या पद्धति अध्यापक सर्वे वाचा वदति छात्रा स्वबुद्धया झटिन्नीम विषयानाम ग्रह्यन्ति। वार्तालाप विधि में यहाँ से अध्यापक सारी वार्ता कर लेते हैं, छात्र स्वबुद्धि के आधार पर कार्य करते हैं। वार्तालाप विधि में स्वाध्याय प्रणालियाँ सोपाननी संति। स्वाध्याय प्रणाली के सोपान है यहाँ से सारे, मतलब नियोजन है, मूल्यांकन है और क्रियान्वयन है। प्राचीनतम विधि है परायण विधि प्राचीनतम विधि है। श्लोकानाम सूत्राणाम गद्यानाम च कंठस्थीकरणोपि करणोपरि को विधि फलम ददाति। श्लोकों को, सूत्रों को, गद्यांश को
को कंठस्थ करने की कौन सी विधि है? यह पारायण विधि ही है। बिना अर्थ समझे वैदिक मंत्रों को सस्वर पाठ करने को पारायण विधि कहते हैं। पारायण करने वाले छात्र पारायणिक कहलाता है। इसमें कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है। बल देने हेतु वैदिक मंत्रों, श्लोकों व गद्य खंडों को बार बार आवृत्ति करवाकर उन्हें कंठस्थ करवाया जाता है। जो छात्र विषय वस्तु को कठाग्र कर लेता है उसका विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, उसे श्रोत्रिय कहा जाता है। इस विधि में अंतर्गत पारायण करने की प्रक्रिया को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे पंचक, पाठ को 5 बार पढ़ना, पंचरूप पाठ को 5 रूपों में पढ़ना, 5 बार, शब्द को 5 बार पढ़ना। विषय वस्तु के स्तरानुसार पारायण की संख्या बढ़ा दी जाती, सप्तक, अष्टक, नवक आदि। पारायण के दौरान अशुद्धि करने वाले छात्रों को अशुद्धि की संख्या के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक अशुद्धि को एकानिक, द्वि को द्वैनिक, तीन को त्रयानिक। यह विधि पाणिनि के समय व्याकरण के लिए प्रयुक्त की जाती थी। इसमें व्याकरण शिक्षण के व्याकरण के सूत्रों को बार बार आवृत्ति करवाई जाती है। इसमें मध्य से अन्य विषयक वार्ता नहीं की जा सकती। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे प्राप्त ज्ञान को स्मृति में संचित करने पर बल दिया जाता है। संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतम विधि अस्ति सूत्र विधि। संस्कृत शिक्षण की व्याकरण में, दर्शन शिक्षण में यहाँ से प्राचीनतम विधि सूत्र विधि है। सूत्र विधियो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य किम। सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य है घटे समुद्र पुरम, यहाँ से इसका मुख्य उद्देश्य है। संस्कृत सूत्र विधि में सूत्र विधि, यह विधि व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। यह विधि व्याकरण शिक्षण की परंपरागत विधि है। व्याकरण तथा दर्शन जैसे जटिल विषय को गहन अध्ययन हेतु सूत्र विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि कंठस्थीकरण विधि को भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूत्रों का कंठस्थ पर बल दिया जाता है। पांडित्य विधि के नाम से जानी जाती है। मुख्य उद्देश्य गागर में सागर भरना है। घटे समुद्र पूर्णम अर्थात विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप रूप से शिक्षण कराने हेतु इस विधि का प्रयोग किया। सामान्य से विशेष की ओर इसका शिक्षण सूत्र है। जटिल से जटिल विषय वस्तु को सिखाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भाष्य विधि या टीका विधि के नाम से अनुकरण किया जाता है। व्याख्या हेतु भाष्य विधि या टीका विधि का अनुकरण किया जाता है। इसका प्रयोग पाणिनि में वररुचि कात्यायन के द्वारा किया गया। विषय वस्तु को समझने व याद करने में सुविधाजनक होती है। उदाहरणानि प्रस्तुय नियमस्य कथनम इति कै विधि। उदाहरणों से प्रस्तुत करके नियम की ओर जाना, यह आगमन विधि है। उदाहरणानि प्रस्तुत्य तयो नियम निर्धारणम भवति, यह होती है आगमन विधि। उदाहरणों से प्रस्तुत करके नियम की ओर जाना। आगमन विधि प्रथम सोपान अस्ति उदाहरणम, उदाहरणों से जाएगा प्रथम सोपान इसका उदाहरण है। नियमान प्रस्तुय उदाहरणे बोधनम इत्यत्र कोयम विधि अस्ति। नियमों से उदाहरण, नियम प्रस्तुत उदाहरण बोधनम। निगमन विधि मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाना निगमन हो गया, उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमन हो गया। व्याकरण शिक्षणस्य कोयम विधि श्रेष्ठ। व्याकरण शिक्षण में आगमन निगमन विधि हमारे पास श्रेष्ठ होती है। लक्षणे व्याकरणम इति कम विद्यते ध्योयति। लक्ष्य लक्षण व्याकरण में कौन सी विधि उपयोग होती है? आगमन निगमन विधि। संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि वर्तते प्रश्नोत्तर विधि। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय केन विधिना समाजे उपदेशम आदताद प्रश्नोत्तर विधि। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय के अनुसार समाज का उपदेश दिया गया प्रश्नोत्तर विधि में। सुकरात विधि एतस्य विधेय परम नाम किम। सुकरात विधि का नाम दूसरा कौन सा है? प्रश्नोत्तर विधि। व्याकरण पाठ योजनाम नास्ति। व्याकरण पाठ की योजना नहीं है। अत्यधिक धनार्जनम कुर्ते क्षमतोत्पादनम। अधिक ध्यान यह नहीं होगा। बाकी छात्रों में शब्द भंडार बढ़ाना, शुद्ध संस्कृत लेखन, योगदान देना, विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादन करना। और अभिनय विधि प्रयोगम कुत्र क्रियते। अभिनय विधि का नाटक शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। नाटक पाठ योजनायाम शिक्षणे रंगमंचे क्रियते अभिनयम। अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति सर्वमपि। अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में शुद्ध संस्कृत लेखन के योग्यता उत्पादित करना, छात्रों में शब्द भंडार बढ़ाना और शब्दकोश में वृद्धि करना। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारे नास्ति। अनुवाद का प्रकार चित्रानुवाद नहीं होगा, बाकी तथ्यानुवाद, छायानुवाद और अक्षरश अनुवाद होगा। अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में शुद्ध संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पन्न करना, व्याकरणिक ज्ञान को पुष्ट करना, विविध भाषाओं व साहित्यों का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त करना, शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना, भावों में संस्कृत संहिता का प्रयोग करना, विचार अभिव्यक्ति करने की योग्यता करना। अक्षर अनुवाद, छायानुवाद या भावानुवाद या तथ्यानुवाद है। अनुवाद शिक्षणस्य विधि सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधि है यहाँ से सारी है, जैसे पुस्तक विधि है, तुलना व अनुकरण विधि है और द्विभाषी विधि है। हर्बटीय पंचपदीय इत्यस्मिन् विधियो समाहित सोपान अस्ति। हर्बट की पंचपदीय विधि के सोपान है तुलना सोपानम,
अस्ति तुलना है हर्बटीय पंचपदीय विधियों सोपानम अस्ति तुलना है उसमें संस्कृत शिक्षणे प्रस्तावना विषयोपस्थानम तुलना सामान्य करणीयम प्रयोगस्य कस्य विधेय सोपानम संति। यह है हर्बटीय पंचपदीय विधि में। यहाँ से संस्कृत शिक्षण की प्रस्तावना विषय वस्तु तुलना सामान्यकरण प्रयोग करना यह हर्बटी पंचपदीय विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हर्बटीय पंचपदीय इत्यस्य विधेय विकसित रूपम की विकसित रूप इसका मूल्यांकन विधि। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नाम के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का नाम अधिगम है। हर्बर्टीय पंचपदीय अश्य के विकसित रूपम वर्तते विकसित रूप इसका मूल्यांकन विधि। संस्कृत शिक्षण संप्रेषण में कस्य प्रधानता वर्तते अध्यापक है। संस्कृत शिक्षण के संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता होती है? अध्यापक की प्रधानता होती है। संप्रेषणाय किम कर्तव्य संप्रेषण का कर्तव्य क्या है? पूर्ण सज्जा संप्रेषण का कर्तव्य पूर्ण सज्जा। संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीय भेद वर्तते अन्वयस्य द्वितीय भेद वर्तते खंडान्वय। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथम सोपान वर्तते प्रथम सोपान संस्कृत संभाषण। संस्कृत शिक्षा का प्रथम सोपान संस्कृत संभाषण है। संप्रेषण आधारित शिक्षणस्य साफल्यस्य प्रयोग योग्य प्रविधि संति उपयुक्तम मतलब यहाँ से संप्रेषण शिक्षण आधार के यहाँ से हमारे पास होंगे संस्कृत संभाषण होगा शिविर और संगणक का प्रयोग होगा और मौखिक अभ्यास होगा। शिक्षक छात्राणाम संकेत सरलानाम फलनान पृच्छते लघु वाक्येषु च संस्कृतनेव उत्तर स्वीकुर्यात् को अयम विधि व्यवहार विधि। शिक्षक छात्रों में संस्कृत में सरल प्रश्नों पर लघु वाक्यों के प्रयोग से उत्तर स्वीकार करना व्यवहार विधि में आता है। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता बुनियादी शिक्षा दी है महात्मा गांधी महोदय ने। पाठ योजना नाम आविर्भाव अभवत गेसाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा। शिक्षण अधिगम साधनम संप्रेषण साधनम। शिक्षण रुचिकर कथम स्यात् शिक्षण रुचिकर कब होगा? श्रव्य दृश्य साधनों से। संस्कृत अध्यापन अधिगमान साधनानि मुख्य कति भागेषु विभक्तानि। 3 भागों में संस्कृत अध्यापन को अधिगम को 3 भागों में विभक्त किया है। संस्कृत शिक्षण कानि उपकाराणि प्रयुक्तानि सन्ति दृश्य श्रव्य उपकरण साधनानि प्रयुक्तम। नेक्स्ट अधिगम प्रक्रिया केषां विशेष भूमिका अस्ति दृश्य श्रव्योपकरणानां। वैदिक शिक्षा पद्धतौ अपि दृश्य साधनं प्रयोगं कथं विद्यते? तालपत्रेषु विलिखितानि रेखाचित्राणि प्रयोगणेन। वैदिक शिक्षा में हमारे पास तालपत्रों के विलिखितानाम तालपत्रों पर लिखकर या रेखाचित्र के द्वारा दृश्य साधन थे। दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते उभयो। दृश्य साधन वे साधन है जो प्रत्यक्ष छात्र देखकर किसी विषय को सुगमता से समझ सकते हैं। दृश्य साधनों का प्रयोग शुद्ध लेखन और उच्चारण के लिए किए जाते हैं, सस्ते व सुलभ होते हैं। तो उभयो यहाँ से शुद्ध लेखन के लिए और उच्चारण के लिए यानी दोनों के लिए। दृश्य साधनस्य सर्वोत्तम साधनं वर्तते। दृश्य साधनों में श्यामफलक सर्वोत्तम साधन है। कस्मिन्नपि कक्षे कस्य प्रथम अनिवार्यता भवेत्। कक्ष में प्रथम अनिवार्य श्यामपट। संस्कृत शिक्षणस्य परंपरागत सहायोपकरण अस्ति। संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है श्यामपट। संस्कृताध्यापनस्य दृश्य साधनेषु सर्वोत्तम साधनमस्ति श्यामफलकस्य श्यामफलकं। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रमस्ति श्यामपट। अल्पमूल्येनैव सुलभ दृश्य साधनं किमस्ति श्यामफलकं। शिक्षक कक्षायां कम आश्रित्य पाठयति सर्वं। संस्कृत शिक्षक कक्षाया क्रम आश्रित्य पाठयति सुधाखंडम श्यामपट्टम और पाठ्यपुस्तकम। दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थानात् प्रसार्यन्ते जयपुरात्। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य इन्द्रियाणां प्रयोगाधारणेन दृश्य साधनं भवति पाठ्यपुस्तकं। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सूक्ष्म मृदु उपागम विद्यते। समाचार पत्राणि कस्यापि नगरस्य भौगोलिकस्थितिः बोधयितुं कीदृश पाठ्योपकरणस्य प्रयोग करणीय। मानचित्रस्य मतलब भौगोलिक स्थिति का पता बताने के लिए पाठ्य उपकरण में यहाँ से मानचित्र का प्रयोग किया जाता है कि अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्तिमती विद्यते। कौन सी अमूर्त वस्तु को मूर्ति के रूप में संकल्पना की जाती है? चित्र की जाती है। नेक्स्ट यहाँ से कक्षा शिक्षणे छात्राणाम् उच्चारण
उच्चारणभ्यासः केन शिक्षणाधिगम साधनेन कृतु साक्त्यते। ध्वन्य अभिलेखन है। कक्षा शिक्षण के उसमें छात्रों के उच्चारण का अभ्यास करने के लिए शिक्षण अधिगम में ध्वनि अभिलेखन को यहाँ से हम साथ काम में ले सकते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य की श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। श्रव्य साधन में मानचित्र उपयोगी नहीं है, बाकी आकाशवाणी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर है। अधिम लिखितेषु श्रव्य साधनम नास्ति। श्रव्य साधन नहीं है, इसमें प्रतिकृति नहीं है, बाकी रेडियो, दूरदर्शन में ध्वनि अभिलेख यहाँ से श्रव्य साधन है। संस्कृत शिक्षणस्य श्रवण साधन के गणित ध्वनि अभिलेख श्रव्य साधन है। आकाशवाणी इति प्रकारे साधनमस्ति। आकाशवाणी जो है यहाँ से श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम विद्यते। दृश्य श्रव्य में इंपॉर्टेंट साधन है दूरदर्शन यानी टेलीविजन। संस्कृत साधनस्य श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते दूरदर्शन। श्रव्य दृश्य साधनम अस्ति दूरदर्शन। मस्तिष्क यंत्र अपरम नाम की। मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम संगणक या कंप्यूटर। संस्कृत मस्तिष्क यंत्र संगणक या साधनम विद्यते। यह दृश्य श्रव्य साधन है। संस्कृत भाषाया सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते। सफल साधन सफला भाषा कस्य कृते वर्तते। संगणकस्य। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते संगणकार्थम। अभिनय कति विद्यो भवति। अभिनय की 4 विधियां होती है। शैक्षणिक भ्रमण संस्कृत शिक्षणे साधनम अस्ति। शैक्षणिक भ्रमण जो है संस्कृत का क्रियात्मक अन्य साधन है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य प्रमुख साधनम भवति। भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन है हमारे पास पाठ्य पुस्तक। शिक्षणस्य शिक्षकस्य शिक्षणस्य आधारभूत साधनानि भवति। पाठ्यपुस्तक होता है शिक्षण के लिए शिक्षक के पास आधारभूत साधन पाठ्यपुस्तक है। अधीतानां पाठनां स्मरण्यां प्रबलं साधनं वदति भवति पाठ्यपुस्तक। अधिपाठस्य ज्ञानोपार्जनाय गृहकारणाय च केषाम् आवश्यकता भवति पाठ्यपुस्तकानां। पाठ्यपुस्तकस्य भाषा कीदृशी स्यात् बालानां योग्यतानुसारं पाठ्यपुस्तके संचिता सामग्री भवेत् छात्राणां शारीरिक मानसिक स्तरानुसार। पाठ्यपुस्तक में संचित सामग्री होती है छात्रों के शारीरिक मानसिक स्तर के अनुसार होती है। पाठ्यपुस्तक से उद्देश्य यानी संति उपयुक्त त्रीणी मतलब बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करने के। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य बालकों की ज्ञान की सीमा का विस्तार करने, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन करने की प्रेरणा देने और छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करने। पाठ्यपुस्तक से स्थान शिक्षणे महत्वपूर्ण विद्यते सारे ही होंगे इसमें। बालकों के ज्ञान के सीमा का विस्तार करने, व्यवहारिक ज्ञान देने और छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करने। पाठ्यपुस्तकस्य आंतरिक पक्षस्य सिद्धांत भवति। आंतरिक पक्ष का सिद्धांत पूर्वोत्तरया मतलब रोचक भी है, सौदेश्य भी और व्यवहारिक भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल क्या है? यह हमारे पास एक नाटक है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों में समीकरणे शिक्षण विधिना समीकरणे शिक्षा स्तरे उन्नति करने च सहायक भवति मूल्यांकन। शिक्षण विधियों में शिक्षा समीकरण की शिक्षण स्थिति की उन्नति के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। विषयागत कठिन्यानां ज्ञानं कथं भवति मूल्यांकनेन। सर्वे अध्यापका छात्रस्य व्यवहारम् आचरणम् अध्ययनस्य परीक्षे स्वाभिमते अंकरूपेण लिखन्ति। छात्र सर्वदा अध्यापकस्य निरीक्षणे भवति। अस्य परीक्षायां छात्रस्य मूल्यांकनं भवति। सतत मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन शिक्षकस्य मुख्य कार्यं किं भवति स्वमताभिलेखम। संस्कृत सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है स्वमत अभिलेख। और छात्राणां दैनिक कार्याणां सर्वस्व परीक्षाणां च मूल्यांकन भवेत्। सतत मूल्यांकन होता है। यहाँ से बालकस्य मूल्यांकन भवति सततम। मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति सततम। मूल्यांकनस्य कृति भेदा सन्ति। 2 मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं। बालकस्य गृह कार्य मूल्यांकन भवितुं शक्नोमि। आंतरिक मूल्यांकन गृह कार्य का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन होता है। शिक्षक स्वयं शिक्षणस्य मूल्यांकन छात्रेभ्यः कै प्रददाति गृह कार्यम। शिक्षक स्वयं शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए गृह कार्य देता है। छात्रस्य ज्ञान क्षेत्रम ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणे कथं क्रियते परीक्षाया। छात्राणां ज्ञानस्तरस्य बुद्धिकौशलं कार्यशक्तिश्च कथं निश्चित्यति परीक्षया। मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया की मापयितुं शक्यते व्यक्तिम्। मूल्यांकने छात्रस्य पूर्णतया की मापयितुं शक्यते व्यक्तित्व का मापन करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। और पूर्णतया छात्र व्यक्तित्व मापयितुं शक्यं मूल्यांकनेन मूल्यांकन से किया जाता है।
शिक्षक कया परीक्षा उच्चारणस्य शब्दभण्डारस्य अभिव्यक्ति च परीक्षा करोति। मौखिक परीक्षा उच्चारण के लिए शब्द भंडार के लिए यहाँ से मौखिक परीक्षा की जाती है। अष्टादश शब्दानां शब्दा अन्य यावत मौखिक परीक्षा एवकस्य प्राचीनतम साधनम अस्ति। अष्टादश शब्दों की मौखिक परीक्षा में यहाँ से मूल्यांकन सर्वोत्तम साधन है। संस्कृत मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकन कृतु न शक्यते। संस्कृत शिक्षा में लेखनस्य संस्कृत मौखिक परीक्षा के द्वारा लेखन का यहाँ से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बाकी श्रवण का, सुनने का, पठन का व भाषण का मूल्यांकन किया जा सकता है। श्रवण, भाषण, पठन कौशल मूल्यांकन कया परीक्षाया कर्तु शक्यते। मौखिक मूल्यांकन सुनकर भाषण, पठन और कौशल का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा से किया जाता है। मौखिक परीक्षा या भेद नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद वस्तुनिष्ठ नहीं होगी। बाकी श्लाघा परीक्षा है मौखिक परीक्षा का, शास्त्र परीक्षा और भाषण परीक्षा है। मौखिक परीक्षा या प्रकरणी संति। मौखिक परीक्षा के यहाँ से प्रकरण है हमारे पास। श्लाघा परीक्षा प्रकार है, भाषण परीक्षा और शास्त्राणाम है। परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति। मौखिक परीक्षा इसमें नहीं है। निबंधात्मक परीक्षा मौखिक परीक्षा नहीं होगी। बाकी श्लाघा परीक्षा है हमारे पास, साक्षात्कार और संवाद परीक्षा है। निम्नलिखित मेषु मौखिक परीक्षा अस्ति। मौखिक परीक्षा है हमारे पास श्लाघा परीक्षा। मूल्यांकनस्य प्रमापीकृत प्रविधि श्लाघा परीक्षा समावेत कुत्र अस्ति। यहाँ से श्लाघा परीक्षा मौखिक परीक्षा में है। यहाँ से श्लाघा परीक्षा भवति मौखिका अंतर्गता। लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते। श्लाघा परीक्षा लघु काष्ठ खंड का व्यवहार श्लाघा परीक्षा में किया जाता है। श्लाघा परीक्षा छात्रस्य मूल्यांकन करोति तीव्र बुद्धि। श्लाघा परीक्षा द्वारा छात्र की तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। श्लाघा परीक्षा उपयुक्त वर्तते। श्लाघा परीक्षा उपयुक्त होती है मेधावी छात्रों के लिए, क्योंकि यह तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन करती है ना। साक्षात्कार इति कस्य भाग है। साक्षात्कार है यहाँ से मूल्यांकन का ही एक भाग है। कस्य परीक्षाणाम ग्रंथस्य कामपि समस्या प्रस्तुतीकृत तस्य छात्रा तर्क वितर्केन स्व विचारणान प्रकयन्ति। शास्त्रार्थ परीक्षा शास्त्र परीक्षा में यहाँ से तर्क वितर्क स्व विचारों में प्रकट करते हैं छात्र। बहुश्लोक कंठस्थीकरण कया परीक्षायाम अपेक्षते। बहुश्लोक का जो कंठस्थीकरण किया जाता है अंताक्षरी परीक्षा में किया जाता है। लिखित परीक्षाणाम प्रश्नासंति। लिखित परीक्षा में निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक तीनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकन प्रश्न भवति। संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के प्रश्न ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही होते हैं। लिखित परीक्षाया प्रश्न प्रकार संति। लिखित परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर सीमा 7। अति लघुत्रात्मक प्रश्न के उत्तरों की सीमा 1 वाक्य होती है, 1 वाक्यम होगी। यहाँ से लघुत्रात्मक प्रश्नाय उत्तर सीमा भवेत वाक्यत्रयम या चतुष्टयम, मतलब 3 या 4 वाक्यों में होती है लघुत्रात्मक। निम्नलिखितेषु लिखित परीक्षाया प्रकारा वर्तित। लिखित परीक्षा के प्रकार होते हैं निबंध। इसमें निबंधात्मक परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा लिखित परीक्षा का एक प्रकार है। यहाँ से छात्राणाम सुलेख लेखन संबंधी अभिव्यक्ति च केव प्रश्ने परीक्षन्ति। सुलेख संबंधी अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों से हो सकती है। संदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनेन संबंधा च प्रश्न भवन्ति। निबंधात्मक प्रश्नों में होती है। का परीक्षा विद्या व्यापिका व्यवहारिक समय दृष्टया मितव्या च भवति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निश्चित उपचारात्मक प्रश्न के वस्तुनिष्ठ प्रश्न निश्चित उपचारात्मक प्रश्न में आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यत्र प्रश्नेषु 2 स्तंभों निर्मयति। एकस्मिन् स्तंभे एक तरफ एक स्तंभ होता है, दूसरी तरफ दूसरा स्तंभ होता है। उनको मिलाने के लिए हमारे पास यहाँ से मेलन प्रकार का यहाँ से मिलान किया जाएगा। तो यह इस प्रकार के प्रश्न होंगे। एकस्य प्रश्नस्य पदेनकेन वर्णकेन च व समाधान प्रदे भवति चेत सा परीक्षा भवेत। वस्तुनिष्ठ परीक्षा एक ही शब्द में उत्तर दिया जाता है, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। ट्रू और फॉल्स की कस्य परीक्षा प्रकारों संति। ट्रू फॉल्स यहाँ से ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का ही एक प्रकार। निबंधात्मक परीक्षा पेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। निबंधात्मक प्रश्नों की परीक्षा मतलब परीक्षा की प्रश्नों से कौन सी परीक्षा ज्यादा विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा ज्यादा विश्वसनीय। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा, यहाँ से वस्तुनिष्ठ परीक्षा ज्यादा विश्वसनीय है हमारे पास। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, सत्य असत्य या बहु संबंध प्रश्न ये आदि सब यहाँ से किस प्रकार की परीक्षा के प्रकार है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के ये प्रकार है सारे। अधिलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकार संति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार यहाँ से नास्ति है, तो हमारे पास तो रहेगा। एक तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना, बहु संबंध प्रश्न, सत्य असत्य, यह तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लघुत्रात्मक वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं है हमारे पास। प्रश्नानुत्तरे अनेक विकल्प दिए थे। प्रश्न के अनेक विकल्प दिए हैं, एक विकल्प हमें चयन करना है। तो परीक्षा का प्रकार होगा बहु विकल्प प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया परीक्षा
प्रकारा भवन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार बहुसाधन सत्य, बहुसमाधान सत्य, असत्य और रिक्त स्थानीय सारे हैं हमारे पास वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार। संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतु प्रश्न भविष्य, संस्कृत के मूल्यांकन के लिए हमारे पास प्रश्न होते हैं समान्विता, मतलब निबंधात्मक भी होते हैं और अति लघुतात्मक, लघुतात्मक सभी प्रकार के होते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकन साधन भूता भवति, यहाँ से बौद्धि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा और अभिरुचि परीक्षा, तीनों प्रकार की परीक्षाएं होती है। प्रश्न पत्र के उद्देश्य यानी संति, प्रश्न पत्र के कितने उद्देश्य होते हैं? 4 उद्देश्य होते हैं। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणे अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते, परिष्कृत प्रश्न पत्र के निर्माण में किसके अवसर दिए जाते हैं? यह ज्ञानात्मक पक्ष के, क्रियात्मक पक्ष के और भावात्मक पक्ष के। उपयुक्त पक्षत्रयस्य त्रिभाषा सूत्रेषु संस्कृतस्य स्थानं वर्तते, 3 भाषा सूत्रों में संस्कृत का स्थान है वैकल्पिक। स्वतंत्रतया परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकन निमित्त सर्वप्रथम कदा अनुष्ठिवती, ये हमारे पास इसमें बोनस दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना 1968 से शुरू की गई थी। 1968 तमे वर्ष से शैक्षणिक अनुसंधान शिक्षण परिषदा कतमे वर्ष से आंतरिक मूल्यांकन शोपरि बलम दत्तम, यह 1975 में से शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने यहाँ से 1975 में आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया था। निदानम पदमितम कस्य शास्त्रस्य विद्यते, निदान पद का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है। यहाँ से संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का प्रयोजन है उपचारात्मक शिक्षण के लिए, उपचारात्मक शिक्षण क्रतु साक्ष्यते, मूल्यांकन के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य कोऽर्थम सर्वविध दोषाणाम निराकरण, सभी दोषों का निराकरण करने के लिए उपचार किया जाता है। पठेन दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृश शिक्षणं प्रदीयते, उपचारात्मक शिक्षण परिष्कारात्मक शिक्षणस्य अस्ति, परिष्कार शिक्षण में आएगा हमारे पास यहाँ से उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षक छात्रस्य न्यूनता विज्ञान तस्य परिमार्जन करोति, तदा शिक्षस्य अत्र कस्य शिक्षणस्य प्रयोगम करोति, यहाँ से हमारे पास आएगा सारे ही इसके उपचारात्मक शिक्षण, मतलब छात्र अगर न्यून है परिमार्जन करना है उसमें, और तब शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करेगा। निदानात्मक परीक्षणोपरान्ते बालकस्य न्यून परिष्कार्य शिक्षण वशिष्ठ शिक्षण कार्यति तस्य नाम किम, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षणस्य किम, यहाँ से सारे ही आएंगे। छात्र समस्त दूरीभूता भवन्ति, शिक्षण मिद समागतेभ्य दोषेभ्य त्रायते, और छात्र शिक्षयो नूतना स्फूर्ति जागृति। उपचारात्मक शिक्षणस्य भवति, उपचारात्मक शिक्षण होता है सभी के लिए, इसमें लेखन कला निपुण करने के लिए, पठन अभ्यास में और छात्रों की त्रुटि निवारण हेतु। उपचारात्मक शिक्षणेन की भवति, छात्रों में त्रुटि निवारण हेतु, लेखन कला निपुण करने हेतु और पढ़ने में अभ्यास पठनस्य पूर्ण अभ्यास के लिए। साक्षात उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति निदानात्मक परीक्षोपरान्ते बालकस्य न्यूनता परिष्कार शिक्षणस्य। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य नहीं है बाली अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धा उत्पादनम, इसमें नहीं होगा। बाकी हमारे पास विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने में, समस्या लाभ सभी लाभ में, और छात्र के व्यक्ति के काठिन्य निवारण में। उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्य कीदृश भवेत्, छात्र स्तरानुसार, उपचार शिक्षण में उपचार का कार्य छात्र स्तर के अनुसार होता है।